हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 26 वेडिंग नाइट के लिए तैयार। आदमी से पीछा छुड़ाकर वापस कानपुर भाग आए थे वह शख्स उसके जिंदगी में इस तरह शामिल हो गया था कि उसे अलग कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि आपको उसका पति था। शिवाय ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था। उसी के बगल वाली सीट पर पारुल बैठी हुई थी। पारुल की आंखों में आंसू थे। वह इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी शादी हो गई है, और वह भी उसे आदमी से जिसे वह देखना नहीं चाहती। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? शिवाय पारुल की ओर देखा है और स्माइल करके पूछता है। उसकी स्माइल ने उसके जख्मों को और हार कर दिया था। पारुल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और फिर एकदम शांत होकर बैठ गई। वह उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। ओ एटीट्यूड, ऑक सार्कास्टिक वे में हंसता है और फिर बोला, मैडम जरा अपने गुरूर को नीचे रखिए, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। उसकी यह बात सुनकर पारुल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह बहुत मुश्किल से अपने आप को बोलने वह रोक रही थी। क्या हुआ? वह अभी भी चुपचाप और शांत थी। गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से पारुल को थोड़ा डर भी लग रहा था। शिवाय ने अपनी दादी को कॉल मिला दिया। शादी में जैसे ही कॉल रिसीव किया, शिवाय एक्साइटेड होकर बोला, दादी आपके लिए एक सरप्राइज है। वह आगे कुछ बोलता है उससे पहले दादी ने बोलना शुरू कर दिया, देखो बेटा, तुम्हारी सरप्राइज क्या है वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुमने अनिका के साथ जो किया है वह ठीक नहीं है। अनिका के साथ जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। फिलहाल मैं अनिका को लेकर राठौर बंगले पर आ गई हूँ, तो इसीलिए कुछ दिनों उसे मेरे पास ही रहने दो। लेकिन दादी, मैंने कहा ना, तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी, अनीता मेरे पास रहेगी। दादी ने अपना फैसला सुना दिया था, इसलिए शिवाय भी कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि शिवाय को अनिका की फिक्र इसलिए ज्यादा थी क्योंकि अनिका को जरूर ढूंढेगा, और फिर अगर अनिका और नक्श मिल गए तो अच्छा नहीं होगा। शिवाय को अभी इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं थी कि अनिका प्रेग्नेंट है या नहीं। शिवाय को पछतावा हो रहा था कि वह अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय यहाँ पारुल की वजह से फंस गया है। यह क्या कर दिया मैंने, गुस्से में आकर जो मन में आया करता गया। को लगातार अपने आदमियों से फोन पर टच में था, पर अभी भी नक्श का कोई पता नहीं चला था। शायद वह अंडरग्राउंड हो गया था या फिर शहर छोड़ भाग गया था, क्योंकि अभी तक तो उसके आदमी उसे ढूंढ निकाल दे अगर वह इस शहर में होता तो। शिवाय के लिए नक्श एक बहुत बड़ी टेंशन बन गया था। नक्श अगर मीडिया के सामने आया या फिर अनिका के संपर्क में आया तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता था। शायद इससे राठौर खानदान बुरी तरह से बदनाम हो सकता था। अभी तक तो उसके चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी, लेकिन आप उसकी जगह पर गहरी चिंता और मायूसी ने ले ली थी। दादी माँ का कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद वह यही सोच रहा था कि वह अब क्या करे कि नक्श का पता चल सके, क्योंकि नक्श का मिलन उसके लिए बहुत जरूरी था। काफी देर सोचने के बाद जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने गुस्से से पारुल की को देखा और बोला, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हें लेने याद नहीं आता, अनिका मेरे साथ ही रहती। अचानक पल के चेहरे पर स्माइल आ गई। पारुल में मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोली, जो दूसरे के साथ जैसा करता है वैसा फल उसे मिलता है। अनीता नक्श की है और वह नक्श के साथ जाएगी, समझे तुम? पारुल कुमार शंकर। शिवाय का गुस्सा बढ़ गया। दिल्ली राठौर मेंशन। शिवाय की गाड़ी और मेंशन में इंटर करती है। मैं गेट पर ही उसे विहान मिल गया। विहान जब पारुल और शिवाय को एक साथ ऐसे देखा है तो उसके दिल की धड़कन एकदम से रुक गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और विश्वास करता भी तो कैसे? शिवाय एक ऐसा लड़का था जो हमेशा लड़कियों से दूरी बनाकर रखता था। ऐसे में अगर वह शादी करके अचानक से घर आ जाए तो किसी आश्चर्य नहीं होगा। गाड़ी से उतरकर शिवाय ने पारुल का इंट्रोड्यूस अपनी वाइफ के तौर पर कराया, जिसे सुनकर रेहान और ज्यादा शॉक हो गया। रेहान को शिवाय पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसे वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा। सिवान बिहार और पारुल के साथ में डोर पर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह पारुल की ओर देखा है और कहता है, अंदर जाओ।
पारुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि यह सब कुछ बहुत अजीब था। शादी के वक्त तो रस्में हुए थे लेकिन कुछ खास नहीं, और अभी भी वह उसे अकेले ही जाने के लिए कह रहा था, जबकि एक जोड़ा एक साथ घर में प्रवेश करता है। मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रही हो? तुम्हें भी पता है कि यह शादी क्यों हुई है? विहान शिवाय की ओर देखा है और कहता है, शिवाय क्या बोल रहा है तू? तुझे और पारुल दोनों को अंदर जाना चाहिए। अगर तुम दोनों ने शादी की है तो वह अकेले अंदर कैसे जाएगी? विहान, तुम इन सब से दूर रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर जाओ। वह पारुल को गुस्से वाला लुक देता है, जिससे डर कर वह वाकई में अंदर अकेले ही चली गई। उसके अंदर जाने के बाद शिवाय ने अपना ओवरकोट उतार कर मैच पर रख दिया और फिर विहान के साथ आकर लॉबी में बैठ गया। शिव, ये सब कुछ क्या है? तू मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? शिवाय बात को बदल देता है और कहता है, तो वह सब छोड़, तू मुझे ये बात कि तेरी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने तुझे रेस्ट करने के लिए कहा था ना, तो तू घर कैसे आ गया? शिवाय, बात बदलने की कोशिश मत करो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊंगा। अच्छे से समझ रहा हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे बताओ कि तुम्हारी और पारुल की शादी ऐसे अचानक क्यों हो गई? क्या तुम उससे पहले से जानते थे? शिवानी गहरी सांस ली और फिर विहान की ओर देखने लगा। फिर उसने बाहर की ओर नजर दुदाई और फिर बोला, रेहान, जीवन में कुछ फैसला अचानक से लेने पड़ते हैं, उन्हें फसलों में से एक ये भी है। ना तो पारुल मुझे पसंद है और माही में उसे। यह शादी सिर्फ रिवेंज के लिए ली गई है, तो मैंने उसे खरीद लिया है। शिवाय, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह कोई वस्तु नहीं है जो तूने उसे खरीद लिया, वह एक जीती जाती लड़की है। हाँ, तो मैंने कब मना किया कि वह लड़की नहीं है? मैं मानता हूँ कि वह एक लड़की है, लेकिन तुम उसे नहीं जानते। ऐसा पहली बार हुआ था जब शिवाय सिंह राठौड़ को किसी लड़की ने चुनौती दी और उसे इस बात का जरा सा भी पछतावा नहीं। उसकी आंखों में मुझे डर देखना है। बिहान इन सब बातों को सुनकर परेशान हो गया। उसने झुंझलाते हुए अपने दोस्त की ओर देखा और बोल, शिवा, ये सब कुछ बंद करो। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं है जो तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो। तुम्हें पता है कि यह सब कुछ करना बहुत गलत है, और तुम ये क्या बात कर रहे हो कि तुम्हें उसकी आंखों में डर देखना है या फिर कुछ और? देखो शिवाय, किसी ने तुम पर हमला किया था, हो सकता है कि वह तुम्हारा भी हमला करे, या फिर हो सकता है कि वह इसी अवसर के तलाश में होंगे। तुम्हें बिना सिक्योरिटी के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते? तुमने सही कहा, इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैं ये सब कुछ कर बैठा। अब तो मैं इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, अब जो हो चुका। बिहान, तुम सबसे पहले हमारे खबरें नेटवर्क को अलर्ट करो। उन्हें कहो कि हमें नक्श के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। वह मेरे हाथों से बचकर नहीं जाना चाहिए। मैं उसे इतनी आसानी से बचकर नहीं जाने दूंगा। पूरी खबरें नेटवर्क अलर्ट है। जैसे ही उसका कोई पता चलता है हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल तुम जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। और हाँ, उसे लड़की को ज्यादा परेशान मत करना। आखिर तुम इतने बड़े आदमी हो और वह मिडिल क्लास की, थोड़ा फर्क तो होता है। और तुम्हें तो पता है कि लड़कियां पहले ही जबान से तीखी होती है। अगर उसने कुछ कहा भी है तो प्लीज उसे माफ कर दो। वह मेरा पर्सनल है, मैं वह सब कुछ देख लूंगा। तुम्हें बस जितना कहा है उतना करो। विहान वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शिवाय अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे में पहुंचा, जहां पर पहले से ही पारुल मौजूद थी। पारुल के कुछ कपड़े और कुछ जरूर की चीज जो अभी भी बाग में ही भरी हुई थी। शिवानी नेपाल को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर स्माइल करते हुए बोला, तुम यहाँ से सब खड़ी क्यों हो? अपने सामान को एडजस्ट करो, कैमरे की साफ सफाई करो। और हाँ, आज रात हमारी वेडिंग नाइट है, इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हें दोबारा कहना ना पड़े। इतना कहकर बहुत शौव लेने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद पारुल एकदम धनम से स्पर्श पर गिर गई। अभी अभी जो उसने कहा था उसे सुनकर उसके हाथ पांव फूल गए थे। वह क्या कहना चाहता था पारुल अच्छे से समझ गई थी, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं उसे अपने आप को टच भी नहीं करने दूंगी। एपिसोड 27 लवली मोमेंट्स। हालांकि पारुल पूरी तरह से खुद को समझने की कोशिश कर रही थी कि वह अपने आप को हाथ भी लगाने नहीं देगी। यह एक लग्जरियस बड़ा सा कमरा था।
शिवाय का बेडरूम वाकई में बहुत बड़ा था, जिसमें एक बड़ा सा किंग साइज बेड था। इस कमरे में काफी ज्यादा जगह थी। कमरे से सेपरेट एक बड़ा सा वॉशरूम। इस कमरे में महंगी महंगी पेंटिंग्स लगी हुई थी और साथ में ही एक बड़ा सा शिवाय का फोटो लगा हुआ था। पारुल ने उसे फोटो को घर कर देखा और फिर बोली, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझसे शादी कर ली है, तो मैं तुम्हारी गुलाम हो गई हूँ। मिस्टर शिवाय सिंह राठौर, बहुत जल्दी तुम्हारा गलतफहमी का चश्मा उतार फेंकूंगी मैं। अभी वह खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक वॉशरूम का दरवाजा खुल गया। किसी के पैरों की आहट को पाकर उसकी देख की धड़कनें बढ़ गई थी। उसकी आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था। अभी तक तो वह बड़े आराम से बेड पर बैठी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसे उसके आने की आहट मिली, वह एकदम से उठकर खड़ी हो गई। उसका रोम रोम कांप रहा था। शिवाय के बाल एकदम मैसी थे, जिसमें से अभी भी पानी टपक रहा था। उसने व्हाइट रंग की वेलवेट बाथरोब पहनी हुई थी। वह देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और एलिगेंट लग रहा था। उसके बढ़ते कदम पारुल को डरा रहे थे। वो धीरे धीरे चलते हुए पारुल के पास आया। उसने उसे देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ? थोड़ी देर पहले जो तुमसे कहा था, क्या तुम भूल गई? पारुल कुछ कहने वाली थी कि अचानक उसका ध्यान शिवाय की ओर गया। शिवाय को देखकर वह एकदम चुप हो गई। वो सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी गहरी काली आंखें, किसी को भी दीवाना कर देने वाला लुक। कोई बाथरोब में भी इतना हैंडसम लग सकता है, पारुल ने कभी नहीं सोचा था। वो एकटक उसे देख रही थी कि अचानक शिवाय उसके सामने चुटकी बजाता है और उसका ध्यान तोड़ने की कोशिश करता है। किन ख्यालों में गुम हो गई हो? क्या मैंने जो तुमसे कहा वह भूल गई? अब जाकर पारुल का ध्यान उसके बॉडी से हटकर उसके बातों की ओर गया था। वो शून्य तू कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बात उसके गले में अटक गई थी। उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। उसकी ये दुर्दशा देखकर शिवाय उसे पर हंसने लगा। हंसते हंसते वह अचानक सिर का और फिर नफरत भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, मेरे सामने इस तरह का ड्रामा मत करना। और एक बात माना कि पहले मेरा कोई राइट नहीं बनता था तुम पर, लेकिन अब सारे राइट्स मेरे हैं, इसलिए मुझे कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लेना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या सारे राइट सिर्फ तुम्हारे हैं? क्या मेरा कोई हक नहीं? शिवाय सिंह ओबरॉय, यह मत बोलो कि तुम मुझसे शादी करके मुझे यहाँ लेकर आए हो। तुमने मुझे खरीद नहीं है जो तुम मुझसे इस तरह से बातें करोगे। पारुल भी अपने पूरे झांसी की रानी वाले अंदाज में थी। ओह, मतलब तुम इस शादी को मानती हो, है ना? शिवाय उसे इस तरह से देखा है तो वह एकदम शांत हो गई। वह समझ गई थी कि वह बुरी तरह से फंस गई है। उसकी छुट्टी को देखकर शिवाय मुस्कुराकर उसकी ओर देखता है और फिर कहता है, पहले तुम डिसाइड कर लो किस बात को मानती हो। अगर तुम्हें शादी इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें शादी के साथ साथ सारे रिवाज को निभाने पड़ेंगे, और अगर तुम इस शादी को नहीं मानती, उतनी ही मायने रखती हो जितना कि मेरे घर का कोई नौकर। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या समझती हो इस बारे में। उसकी यह बात सुनकर पारुल गुस्से से कहती है, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बनना पसंद करूंगी, लेकिन तुम जैसे आदमी की बीवी नहीं। अच्छा, क्या मैं इतना बुरा हूँ? शिवाय का गुस्सा बढ़ गया था उसकी बातों से। शिवाय ने उसकी ओर देखा और फिर बोला, मैं जब से तुम्हें मिला हूँ तुम मुझे बस नीचे दिखाने की कोशिश करती जा रही हो। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? कहीं की परी हो तुम? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मेरी दिलचस्पी तुम्हारे अंदर है? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, और अपनी इस गलतफहमी को तुम जितना जल्दी दूर कर लगे वही तुम्हारे लिए ठीक होगा। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद वह एकदम शांत हो गई। कुछ देर तक दोनों के बीच शांति बनी रही। फिर शिवाय ने कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दिया। उसके इस हरकत से पारुल एकदम से उठकर उसकी ओर देखते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो तुम? कमरे की लाइट्स ऑफ मत करो। पारुल की इस बात में उसका डर साफ साफ समझ में आ रहा था। उसके इस डर को देखकर शिवाय बोला, जब से मिला हूं तुमने मेरी बेइज्जती करने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया है। पर मैं तुम्हारे जितना बुरा नहीं हूँ। मैं बस वही करने वाला हूँ जो एक अच्छे आदमी को अपने फर्स्ट नाइट पे करना चाहिए।
वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हें इस बात का कोई आइडिया होगा या फिर एक्सपीरियंस। खैर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फुला परवाही भरे शब्दों में कहता है। उसकी इस बात को सुनकर पारुल एकदम से शॉक हो गई थी। आखिर किस तरह का इंसान है, कम से कम इसे खुद की कहानी शब्दों पर तो अधिग्रहण चाहिए, अपने ही कह शब्दों पर कायम नहीं रहता है ये। वो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। पारुल की सांसें थमती जा रही थी। वो करीब और करीब आ गया था। पारुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह उसके किए गए सभी बैड बिहेवियर को याद करके एकदम से घबरा गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। पारुल ने जोरदार तमाचा उसके गाल पर लगा दिया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह बेड से नीचे गिर गई थी। आंखें खोलकर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। कमरे की लाइट स्पीड चल रही थी। शिवाय तो अभी भी वॉशरूम में था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। ये क्या था? इस आदमी की वजह से इतनी परेशान हो गई उनकी। मुझे सपने भी बुरे बुरे आ रहे हैं। उसे इस बात का शुक्र था कि यह सच नहीं था, पर अभी भी मन के किसी कोने में एक डर बैठा हुआ था। एपिसोड 28 पारुल की परेशानी। लगभग 1 घंटे बाद शिवाय जब वॉशरूम से बाहर निकाला तो उसने देखा कि कमरे में कोई हलचल नहीं थी। शिवाय को बहुत अजीब लगा। क्या यह इतनी जल्दी सो गई? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बातों को इस तरह से नजरअंदाज करने की? शिवाय को बहुत ज्यादा गुस्सा रहा था। शिवाय की निगाहें पारुल को ढूंढते हुए बेड की तरफ गई। पारुल वर्ष पर बैठकर कोने से सर दिखाए चुपचाप बैठी हुई थी और अपनी आंखें बंद किए गहरी नींद के आगोश में चली गई थी। चेहरे पर उदासी साफ साफ देखी जा सकती थी। शिवाय गुस्से में आकर उसे जगाना चाहता था, उसे छोड़ना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि उसकी जिंदगी अब उसके कंट्रोल में है। वह उसकी मर्जी के बगैर सोना तो दूर की बात है, सांस भी नहीं ले सकती। पारुल देशमुख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे इस तरह से अंडरएस्टिमेट करो? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। गुस्से में उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। जब वह उसके पास पहुंचा दो उसकी निगाहें उसके चेहरे पर जाकर टिक गई। पारुल अपनी आंख बंद किया किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह सो रही थी। उसकी बंद आंखों में एक हल्की सी हलचल हो रही थी जिसकी वजह से उसके चेहरे के भाव बदल जा रहे थे। देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह कोई ख्वाब देख रही है। उसे ऐसा सोता हुआ देखकर शिवाय को ऐसा लगा जैसे धीरे धीरे उसके अंदर कुछ पिघल रहा है। वह उसके चेहरे की ओर देखा है और फिर अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए खुद से बोला, शिवाय इसके बोली और मासूम चेहरे पर मत जाना, ये बहुत शातिर है। शिवाय फिर उसकी वह देखता है और एकदम शांत हो जाता है। काफी दिन तक वह उसे यूं ही देखता रहा जैसे चकोर चांद को देखा है। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि कमरे में एक की वजह से धीरे धीरे पारुल को ठंड लग रही थी। वह शायद कभी ऐसी में नहीं रही थी जिसकी वजह से उसे इसकी आदत नहीं थी। पारुल अपने बाजुओं को सहलाते हुए ठंड की अनुभूति करती है और अपने आप को और सिमट कर सो जाती है। शिवाय ने जब उसे ऐसे देखा तो उसने एक नजर घड़ी की ओर देखा और फिर उठकर खड़ा हुआ। उसने पारुल को अपने गोद में उठाया और फिर बेड पर सुला दिया। उसे ब्लैंकेट से करने के बाद उसने उसकी ओर देखा और फिर वहां से जाने लगा। बाल आ गए थे जिसकी वजह से उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनकंफर्टेबल हो रही है। शिव ने उसके बालों को पीछे की ओर सवार दिया और फिर ब्लैंकेट से बढ़िया से करके वहां से चला गया। उसने लाइट को डीप ब्लू कर दी और फिर कमरे को धीरे से हटकर कमरे से निकल गया। वह सीधे स्टडी रूम में गया। वहां पहुंचकर उसने थोड़ी देर तक काम की और फिर काउच पर आकर बैठ गया। अगली सुबह जब पारुल की आंख खुली तो उसने अपने आप को बेड पर पाया। तरुण को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। अपने आप में कुछ बदलाव महसूस हो रहा था। उसने ब्लैंकेट को हटाकर अपने आप को नीचे की ओर देखा और फिर कस के अपनी आंखें बंद करके खुद से बोली, भगवान, इसे भी अभी होना था। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो। वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शिवाय से कुछ कहने की हिम्मत तो थी नहीं और वह जानती थी कि शिवाय उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने भी नहीं देगा। उसके खुद के पास मोबाइल फोन भी नहीं था कि वह किसी से हेल्प मांग सके। अभी वह ये सारी बातें सोच रही थी कि तभी किसी के आने की आहट मिली। वह बेड से उत्पत्ति उससे पहले ही शिवाय कमरे में दाखिल हो चुका था।
शिवा ने पारुल को देखा। पारुल की घबराई हुई निगाहें देखकर उसे एक अजीब सी सेटिस्फाई महसूस हो रही थी। वह जल्दी से उसके पास आया और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वेडिंग नाइट इस तरह से खराब करने की? क्या बकवास कर रहे हो कि मैं वह सब नहीं चाहती, मुझे तुमसे नफरत है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। मैं कौन सा तुमसे प्यार करता हूँ, और मैंने कहा भी कब कि तुम मुझसे प्यार देखो, मैं वह सब नहीं जानता। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो इस बात पर नहीं पता, समझी तुम? मुझे बस बात कर जवाब चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। शिवाय सिंह राठौर से झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? पारुल बात को खत्म करके उसे कमरे से भेज देना चाहती थी क्योंकि रिजर्वेशन काफी ज्यादा खराब हो गई। उसे अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन समझ में आ रहे थे। तुमने मेरी सेटिंग लाइट खराब की है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, और तुम्हारी समिति है कि तुम आज पूरे घर की सफाई करोगी, और वह भी बिना किसी की हेल्प के। वैसे तो राठौर मेंशन इतना खूबसूरत और आकर्षक था कि उसे देखकर किसी के भी आंखें एक पल के लिए ठहर सी जाती थी, लेकिन इसकी खास वजह यह थी कि इस घर को इतना खूबसूरत और मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे सर्वेंट रखे गए थे, और यही वजह था कि इस पूरे मेंशन में धूल का एक कण भी दिखाई नहीं देता था। उसने चारों ओर नजरें दुदाए और फिर उसकी ओर देखते हुए बोली, लेकिन इसे देखकर नहीं लगता कि सफाई की जरूरत है। ये तो पहले से ही साफ सुथरा है। कहानी बनाना बंद करो, जितना कहा है वह करो, अब उठो। शिवाय के बातों में कड़वाहट थी। पारुल को अच्छे से पता था कि वह कितना हंसती है। अगर वह मना करेगी तो भी वह वही करने के लिए रहेगा जो उसके मन में है। पारुल को अब अपने स्टमक और बैक हिप में पेन महसूस होने लगी थी। ये पीरियड पेन उसे बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता था, और आज उसकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब थी क्योंकि वह हेल्थ के साथ साथ मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। उसने बेचारगी भरी नजरों से शिवाय की ओर देखा और बोली, क्या ये इतना जरूरी है? एपिसोड 29 शिवाय कै पारुल। पारुल ने शिवाय की ओर देखा और बोली, वो बात ये है कि मेरी 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 तबीयत ठीक। ओ स्टॉप दिस नॉनसेंस। शिवाय ने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और डांट लगाते हुए बोला, मैंने काम करने के लिए क्या कह दिया? तुम्हारे तो बहाने शुरू हो गए। एक बात कान खोल कर सुन लो, चाहे तुम कुछ भी बहाने बनाओ, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। पारुल का चेहरा उतर गया। अब बैठी क्यों हो, जल्दी से काम पर लग जाओ। शिवाय वहां से निकलकर बाहर कॉरिडोर में खड़ा था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे पारुल कमरे से निकली है, और जल्दी से पागल का पीछा करते हुए वहां तक पहुंचा। पारुल ने हॉल में किसी औरत की बोलने की आवाज सुनी, जिसे सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने सोच लिया था कि अगर यहाँ पर कोई लेडी है तो फिर उसे मदद मिल सकती है, इसलिए वह जल्दी जल्दी नीचे आई। जब वह हॉल में पहुंचे तो उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला डिनर टेबल को साफ कर रही थी। उन्हें देखकर उसे थोड़ी संतुष्टि मिली। उनसे यह बात कहते हुए उसे बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए कुछ करते हुए उनके पास। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाए तभी उसने पारुल को देखा और फिर उन्हें देखकर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, शर्मिला आंटी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ कर देगी, तुम कर लोगी ना? वह सवालिया नजरों से पारुल की ओर देखा है। पारुल को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने चुपचाप गुड गर्ल की तरह अपना सर हाँ में हिला दिया। वेरी गुड। लेकिन बाबा, ये तो आपकी। अरे हाँ आंटी, मैं समझ रहा क्योंकि आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानती कि इस घर के साफ सफाई करने में बहुत मजा आता है। इनफैक्ट इसमें तो पहले ही मुझसे प्रॉमिस ले लिया था कि वह किसी की मदद लिए बगैर सारी क्लीनिंग करेगी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन बिना किसी की मदद के, इसलिए तो थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है। उन्होंने पारुल की ओर देखा और फिर शिवाय की ओर देखकर बोली, बाबा आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी उनसे काम करना ठीक नहीं होगा, और वैसे भी जब इतने सारे काम करने वाले लोग हैं तो फिर यह काम क्यों करेंगे? पारुल की ओर देखा। शादी के वक्त जो कपड़े पहने थे वह अभी भी पहने हुए थे, लेकिन फर्क इतना था कि वह उसे वक्त बहुत ही अच्छे से ट्रैक हुए थे, लेकिन इस वक्त बाल से लेकर उसके कपड़े सब कुछ इधर उधर हो गया था, यहाँ तक उसके चेहरे का मेकअप भी खराब हो गया था।
शर्मिला आंटी की बात सुनकर लालू को थोड़ी तसल्ली मिली कि इस घर में सब थोड़ा सा दिमाग है, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशियां सपनाचूर हो गई जब शिवाय ने ये कहा, आंटी आप समझ नहीं रही हैं, मैंने तो आज सभी नौकरी को छुट्टी दे दी है और मेरे कुछ कपड़े हैं उसे आप क्लीनिंग के लिए भेज दीजिए, और हाँ स्टोर रूम में काफी चीज हो गई है तो प्लीज उन्हें एडजस्ट कर दीजिए, और रही बात घर की सफाई की तो वह सब पारुल कर लेगी। शर्मिला जी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शिवाय की बातों से वह समझ गई थी कि उसका इरादा एकदम पक्का है, वह अपना इरादा नहीं बदलेगा, इसीलिए वह शांत रहे और वहां से चली गई। पारुल का उतरा हुआ चेहरा देखकर शिवाय को बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिल रही थी। उसने पारुल की ओर देखा और फिर मजाक उड़ाते हुए बोला, आप बहुत लकी है क्योंकि आपको मैं मिला हूँ। मिस परुल देशमुख हो, सॉरी आई मीन मिसेस राठौर, शिवाय राठौर। परुल ने उसकी ओर देखा और फिर अपना सर नीचे की और कर लिया यूज ऐप। धीरे धीरे तकलीफ महसूस हो रही थी, वह समझ गई थी कि शिवाय यूज सानी से जाने नहीं देगा। पारुल कब तक मुसीबत से भागती रहोगी, अपने आप को स्ट्रांग बना, जीवन का हर पल हमें कुछ ना कुछ सबक सिखाती है और शायद यह वक्त तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया है तुम्हारे जिंदगी में। पारुल अपने नेगेटिव थॉट को अलग करके हर चीज में पॉजिटिव थिंग्स ढूंढ रही थी, इसलिए उसने उसकी ओर देखा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, ठीक है तो मैं फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुमने जो काम कहा है मैं पूरा करूंगी। वॉट ए कॉन्फिडेंस। चलो अच्छा है, देर से ही सही, लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ी सी अकल तो आई। अभी उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो ही रही थी कि तभी शिवाय के मोबाइल फोन की घंटी बजी। वह जल्दबाजी में फोन से बातें करते हुए बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह अंदर आया, उसमें चाबी उठाए और फिर कारगिल की ओर देखकर बोला, काम रुकना नहीं चाहिए। पारुल ने उसकी वह देखा और फिर कुछ बोला नहीं। हालांकि पूरे घर की सफाई वैक्यूम क्लीनर की होती थी, लेकिन पारुल को वैक्यूम क्लीनर से सफाई करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने बाल्टी लिया और पोछा लगाना शुरू कर दिया। ना तो राठौर मेंशन को किसी पूछे की जरूरत थी और ना ही इस घर की कोई ऐसी भी चीज थी जो इतनी गंदी हो गई थी कि उसे सफाई की जरूरत हो। जी घर और यहाँ तक कि इसका फर्ज भी एकदम चमचम रहा था। पारुल पोछा लगाना शुरू कर देती है, हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर यह उसे करना ही था क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वहां पहुंचकर देखा तो उसके क्लाइंट पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसने मीटिंग अटेंड की और फिर उन क्लाइंट से मीटिंग होने के बाद दिल फिक्स हुई। डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने के बाद उसने हंदशके किया और फिर वह क्लाइंट वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वह अपने केबिन में पहुंचा। अपने केबिन में पहुंचने के बाद शिवाय के पीछे पीछे बेहान भी उसके केबिन में पहुंच गया था। शिवाय अपनी कुर्सी बताया गया, उसने रेहान की ओर देखा और फिर बोला, मुझे इतनी अर्जेंट में बुलाया, मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी हो गई है, अगर बात सिर्फ इतनी सी थी तो क्या तुम स्टील को फाइनल नहीं कर सकते थे? क्या हो गया? तू कितना और हमेशा तो दिल तुम्हें फाइनल करते हो, तुम्हें पसंद आता है क्लियर करते हो, वरना मना कर दिया। वैसे तुम्हारे गुस्से को देखकर लग रहा है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है। क्या घर पर तुम कुछ खास कर रहे थे? बात करने की टोन से पता चल रहा था कि वह उसे मजाक कोशिश कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? शिवाय गुस्से वाला लुक देता है, जिसे देखकर विहान अंदर से डर गया और फिर बात को बदलते हुए बोला, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? और अच्छा नहीं हुआ ना कि तुम यहाँ आ गए। मुझे अपने कजिन को एयरपोर्ट से रिसीव करने जाना है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। अनिल तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। रेहान की बात सुनकर शिवाय के दिमाग में पारुल की कही हुई बात याद आई कि कैसे उसने काम से खुद को बचाने के लिए तबीयत खराब होने का बहाना बनाया था, पर उसे क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तू क्या सोचने लग गया? शिवाय सच बताना, तू पारुल के बारे में सोच रहा है ना? क्या बकवास है, मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा? कुछ भी बकवास करते रहते हो तुम मना कर रहे हो, इसका मतलब तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम जिस चीज के लिए मना करते हो वह 100% राइट होता है ना? बेहान, तुझे अपनी कजिन को लेकर में जाना था ना, तो जाता क्यों नहीं? यहाँ बेकार की बातें करके मेरा सर मत खा, अब जा यहाँ से।
शिवाय विहान के सवालों से खुद को बचाना चाहता था, इसलिए वह उसे वहां से जाने के लिए कहता है। विहान उसे स्माइल पास करता है और फिर वहां से चला जाता है। विहान को भी थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया था कि वह जो सोच रहा है वह सच हो सकता है। बकवास करता है, उसे लगता है कि मैं उसे लड़की के बारे में सोचूंगा जिसने मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट की है। शिवाय के घर में लगे सीसीटीवी कमरे में सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि कन्वर्सेशन भी सुनी जा सकती थी। वह बहुत ज्यादा क्यूरोस हो रहा था ये जानने के लिए कि क्या वह अभी भी काम कर रही होगी। जहां तक मैं जानता हूं वह आराम से कमरे में सो रही होगी। शिवाय अपना मोबाइल फोन निकलता है और फिर अपने घर के सीसीटीवी फुट आगे को कनेक्ट करके अपने घर की वीडियो देखने लगता है। उसने हॉल एरिया देखा, पूरे हॉल एरिया की सफाई हो चुकी थी और वहां पर पारुल नहीं थी। उसने डाइनिंग रूम, लॉबी और कॉरिडोर भी देखा, सब कुछ एकदम खाली था, कहीं भी पारुल दिखाई नहीं दे रही थी। हो सकता है कि वह बाथरूम में हो। उसने जब कॉरिडोर की और फोटोज देखी तो उसे लगा कि कॉरिडोर की आधी सफाई हुई है और आधी नहीं। हालांकि यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल था पर शिवाय को समझ में आ गया था। वह बार बार फोटोज को स्क्रॉल करके देखने की कोशिश कर रहा था पर उसे वह कहीं भी नहीं दिख रही थी। उसने जब बेडरूम का फोटोज वीडियो देखना शुरू किया तो उसके हाथ मोबाइल फोन को बड़े मजबूती से कस के पकड़ लेते हैं। पारुल बेडरूम में बाल्टी और पोंछा साइड में रखी हुई थी और एक तरफ मुंह के बाल गिरी हुई थी। उसके पैरों तक ब्लड फर्श पर फैला हुआ था, जिसे देखकर वह बिना सोचे समझे अपने केबिन से निकलता है और दौड़ते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया। काम करने वाले सारे एम्प्लॉय उसे ऐसे देखकर शॉक थे। आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि उन्होंने शिवाय को इतना ज्यादा परेशान देखा हो। वह तो हमेशा अपने अलग एटीट्यूड में रहता है। जल्दी से गाड़ी में बैठा ड्राइवर उसे तक पहुंचता उससे पहले उसने खुद ही गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। उसकी गाड़ी बहुत हाई स्पीड से हाईवे पर दौड़ रही थी। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। जब वह घर के में एंट्री गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि शर्मिला की उसके कपड़ों को लेकर जा रही थी। उन्हें देखकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली। शर्मिला जी ने जैसे ही शिव को देखा उनके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उन्होंने शिवा की ओर देखा और बोली, अच्छा हुआ बाबा आप आ गए। पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए और फिर आपको जो करना है करते रहिएगा। आंटी वह सब बाद में, आप मुझे बताएं कि पारुल कहाँ है। वह तो कॉरिडोर की सफाई कर रही थी, आपने मना किया था इसलिए मैं उसके पास नहीं गई। पैसे आप उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। शिवानी जब उनके मुंह से यह बात सुनी तो वह दौड़ते हुए चिड़ियों से ऊपर गया। वह जल्दी से बेडरूम में पहुंचा। उसने देखा कि पारुल फर्श पर गिरी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, शायद वह बेहोश हो गई थी। उसके पीछे पीछे शर्मिला देवी देखने के लिए आती है कि आखिर अचानक से शिव को क्या हो गया जो वह ऐसे भागता हुआ आया है। पर जब उन्होंने पारुल को फर्श पर गिरे हुए देखा तो उन्होंने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख दिए। उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि पारुल के साथ कुछ ऐसा भी हो जाएगा। शिवाय उसका सर अपने गोद में लेकर उसके गालों को थपथपते हुए उसे जगाने की कोशिश करता है। आप यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से डॉक्टर को कॉल कीजिए, उनसे कहिए कि इमरजेंसी है। पारुल प्लीज उठ जाओ, तुम्हें क्या हो गया है। प्लीज पारुल वेक अप। वह पारुल को जगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पारुल अपनी आंखें बंद किए हुए किसी गहरी नींद के आगोश में जा चुकी थी। पारुल के आसपास ब्लड देखकर शिवाय एकदम घबरा गया था। एपिसोड 30 फिक्र। शर्मिला जी को थोड़ा थोड़ा अंदेशा था कि पारुल को क्या हुआ होगा लेकिन शिवाय उनकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसकी फिक्र और घबराहट देखकर शर्मिला जी को समझ में आ गया था कि वह उनकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए वह जल्दी से जाती है और डॉक्टर को कॉल मिलकर उसे इमरजेंसी में जल्दी राठौर मेंशन आने के लिए कहते हैं। शिवाय उसे उठाकर बेड पर सुला देता है और कंबल से उसे कर करके शर्मिला जी से कहता है, आंटी जल्दी से जाकर गर्म पानी लेकर आइए। अरे बाबा आप परेशान मत होइए, हमें देखने दीजिए क्या हुआ है। नहीं नहीं आप इसे टच नहीं करेंगे, मैं नहीं चाहता कि इसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो। शर्मिला जी हैरान थी, आखिर यह इतनी ज्यादा बेवकूफी क्यों कर रहा है, क्या इसे मालूम है कि इस हुआ क्या है। शर्मिला की उसकी बात मानकर किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद एक बॉल में गर्म पानी और साफ कपड़ा लेकर आती है। अभी मुश्किल से 25 मिनट बीते होंगे कि डॉक्टर पहुंच चुका था।
डॉक्टर के आने की खबर सुनकर शिवाय जल्दी से दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा। डॉक्टर हाल में खड़े थे। शिवाय उन्हें लेकर सीधा बेडरूम में पहुंचा जहां पर पारुल बेहोश पड़े हुए थे। डॉक्टर देखिए इसे क्या हुआ है। डॉक्टर ने देखा कि शिवाय ने पारुल को पूरी तरह से कवर कर दिया था। शिवाय वह सब तो ठीक है लेकिन तुमने इसे इतना ज्यादा कर क्यों किया है? क्यों का क्या मतलब है? आप देख नहीं रहे हैं इसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। देखो शिवाय, डॉक्टर मैं हूँ, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और क्या तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओगे? नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आप बताएं ना क्या हुआ। डॉक्टर परेशान हो जाते हैं और उसकी ओर देखकर उसे पर गुस्सा करते हुए बोले, शिवाय तुम अब बच्चे नहीं रहे हो, ऐसी इज्जत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे घर कोई लेडी है, आई मीन जो मेरी हेल्प कर सके? शिवाय ने जल्दी से शर्मिला जी को आवाज लगाई। शर्मिला जी दौड़ते हुए उनके पास आए और चुपचाप खड़ी हो गई। शर्मिला जी को देखकर डॉक्टर बोला, मुझे लगता है कि वीकनेस की वजह से इसे चक्कर आ गए होंगे और यह गिर गई होगी। नहीं डॉक्टर, मुझे लगता है कि इस चोट लगी है जी, इंजर्ड हो गई है कहीं पर, क्योंकि जब हम यहाँ पहुंचे तो काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी। शर्मिला जी थोड़ा घबराते हुए डॉक्टर की ओर देखते हैं और धीरे से कहती है, वह एक्चुअली मुझे लगता है कि पारुल मेम साहब को पीरियड की वजह से चक्कर आ गए होंगे। जब हम यहाँ पहुंचे तो हैवी ब्लीडिंग भी हुई थी। क्या ऐसी बात है? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? शर्मिला जी और डॉक्टर के बीच क्या कन्वर्सेशन हो रही है ये शिवाय की स्थिति सुन नहीं पा रहा था। उसमें शर्मिला जी की ओर देखा और बोला, आप धीरे धीरे क्यों बोल रही है? क्या यहाँ कोई और भी है? मुझे बताए क्या कहना चाहती है आप? मिस्टर राठौर प्लीज शांत हो जाइए जी, कोई गंभीर मामला नहीं है। मुझे लगता है कि थकान और कमजोरी की वजह से वह बेहोश हो गई होगी। और रही बात ब्लीडिंग की, तो यह मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है कि पीरियड्स में अक्सर ऐसा होता है। जरूरत है तो थोड़ा सा ख्याल करने की, और हाँ कोशिश कीजिएगा कि उसे किसी बात की ट्रेस न हो। क्या इसमें कुछ खाया है? शिवाय शर्मिला जी की ओर देखा है। शर्मिला जी घबरा कर रहती है, मैं तो घर पर थी ही नहीं, मैं तो आपके कपड़े लेकर बाहर गई थी और जब वापस लौटी तो आप भी घर आ चुके थे। इस दर में क्या हुआ मुझे नहीं पता। शर्मिला जी ने तो अपनी बात कहकर अपना मन हल्का कर लिया, लेकिन शिवाय जो अभी भी परेशान था उसने अपने सिर पर हाथ रखा और फिर परेशान होकर डॉक्टर की ओर देखा है और कहता है, एक्चुअली डॉक्टर सारी मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है मिस्टर राठौर, इस बार तो मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ। हालांकि इन्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं है, पर लगता है कि इन्हें ज्यादा वीकनेस हो गई है। आप इनका ख्याल रखिए और मुझे नहीं लगता कि बाकी चीज मुझे बताने की जरूरत है, मैं चलता हूँ। दो शिवाय के साथ नीचे हॉल में आता है। हॉल में पहुंचकर शिवाय ने डॉक्टर की ओर देखा और बोला, पर एक्चुअली हमारी कल ही शादी हुई है और आज से ऐसी परेशानी हो गई, तुमसे पता नहीं था। डॉक्टर उसकी बात सुनकर शाफ्ट हो गया। उसने शिवाय की ओर देखा और बोला, शिवाय तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने ऐसी बात हमें भी नहीं बताई, ये बहुत ज्यादा अजीब है। हम दोनों दोस्त हैं और तुम ऐसे कैसे इतनी बड़ी बात हमसे छुपा सकते हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जब कोई खास दोस्त इतना बड़ा सीक्रेट छुपाता है। वैसे क्या तुम इससे पहले से डेट कर रहे थे? क्या ये बताना जरूरी है? शिवाय उसकी ओर देखकर सवाल या नजरों से उसे घूरता है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर थोड़ा काम ही रोकर कहता है, वैसे जरूरी तो नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। तुमने शादी कर ली, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया, दादी माँ अभी यहाँ नहीं है, अनिका भी नहीं, और ऐसे में तुम्हारी बीवी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। क्या ये सब कुछ तुम्हें अजीब नहीं लगता? वैसे सच कहो तो मुझे नहीं लगता कि तुमने उसे डेट किया होगा, क्योंकि इतनी छोटी सी बात जो कि आजकल इतने ज्यादा आम हो गई है वह तुम्हें शेयर नहीं करती। इसका मतलब तुम्हारी शादी अरेंज है या फिर कहीं तुमने उसे फोर्सफुली शादी तो नहीं की? डॉक्टर की आंखों में शक देखकर शिवाय ने उसे कोहनी मारी और धीरे से बोल, क्या कुछ भी बकवास करते हो? मैं उसे जबरदस्ती शादी क्यों करूंगा? क्या वह देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत है? हाँ का कोर्स सो ब्यूटीफुल तो है, उसको तो मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, कम से कम हम खास दोस्तों को टू इन्फॉर्म करना चाहिए था। शिवानी गहरी सांस ली और उसे सारी बातें बताए।
तुम्हारा मतलब है कि तुमने सिर्फ उसे रिवेंज लेने के लिए शादी की है। एक बात बताओ, जब तुम्हें उस रिवेंज लेना था तो शादी करने की क्या जरूरत थी? क्या कोई दूसरा तरीका नहीं था? उसे वक्त मुझे यही ठीक लगा, लेकिन आप पछता रहा हूँ। शिवाय थोड़ा उदास होकर कहता है। उसके बात सुनकर डॉक्टर ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और थपथपाते हुए बोला, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी शादी तो एक न एक दिन तुम्हें करने ही थी। दादी का प्रेशर था तो समझो कि इस बहाने तुम्हारी शादी हो गई, पर एक बात का अफसोस है कि तुमने हमें इनवाइट नहीं किया। और एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। वह इस वक्त बहुत ज़्यादा लोनली और वीक फील कर रही होगी, तो प्लीज़ अपना गुस्सा कंट्रोल रखना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। डॉक्टर गाड़ी में बैठ जाता है और फिर शिवाय की ओर अपनी गर्दन करके उसे देखा है और कहता है, मेरे लिए तो ये सब कुछ समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें सारी चीज पहले से पता है। अगर तुम पहले से जानते हो तो ये सारी बातें अनीता को बात क्यों नहीं देते? मुझे पूरा विश्वास है कि सब जानने के बाद वह खुद नक्श को अपने लाइफ से अलग कर देगी। डॉक्टर, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम मेरी बहन को नहीं जानते। अगर मैंने उससे यह बात बताई तो उसे लगेगा कि मैं नक्श को उससे दूर करने के लिए साजिश कर रहा हूँ, और वैसे भी बात कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और मुझे तुमसे एक पर्सनल बात भी डिस्कस करनी है। तो फिलहाल के लिए तो मैं तुमसे वह बात शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे क्लिनिक पर आऊंगा। क्या कोई इम्पोर्टेंट बात है? डॉक्टर ने उसकी ओर देखा। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, और सीक्रेट भी। प्लीज तुम ये बात किसी को बताना मत। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। डॉक्टर कहाँ से चला गया? उसके जाने के बाद शिवाय ने गहरी सांस ली और फिर रिलैक्स होकर वहां से हाल में आया। हाल में बैठकर उसने थोड़ी देर तक कुछ सोचा और फिर वहां से निकालकर सीधे शर्मिला जी के पास गया। आंटी, मुझे लगता है कि आप इस बात को ज्यादा बेटर तरीके से समझते हैं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, आप प्लीज उसका ख्याल रखिए। उसके जाने के बाद शर्मिला जी पारुल के देखरेख में लग गई। आखिरकार उन्होंने शिवाय को अपना बेटा मारा था, और पारुल भी बहुत ही ज्यादा क्यूट और इनोसेंट लगती थी, इसलिए वह भी उन्हें पसंद थी। आखिरकार थोड़ी देर बाद पारुल को होश आ ही गया। होश में आने के बाद उसने देखा कि शर्मिला की उसके पास बैठी हुई थी। उन्हें देखकर पारुल के चेहरे पर एक हल्की सी मिले आ गई। कोई तो है जो उनकी केयर के लिए वहां पर मौजूद था। आंटी, आप यहाँ क्या? आप छुट्टी पर नहीं थे? नहीं बेटा, मुझे छुट्टी भी अगर मिलती है तो मैं यही रहती हूँ। एक्चुअली मुझे सर्वेंट क्वार्टर मिला है यहीं पर रहने के लिए। मैं इस मेंशन की बहुत पुरानी सर्वेंट हूँ, और आप मुझे अच्छा भी लगता है यहाँ पर। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी लग रही है? शर्मिला जी की बात सुनकर उसे याद आता है कि उसे क्या हुआ था। उसने अपने हाथ को अपने बैक साइड पर ले जाकर खुद को महसूस करने की कोशिश की, तो उसे आभास हुआ कि वह पूरी तरह से कंफर्टेबल थी। उसने जब शर्मिला जी की ओर देखा तो शर्मिला जी ने अपनी पलकें झुकाकर उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि उन्होंने उसकी केयर की है और उसे पैम्पर भी। ये मैं खुद से कर लेती, मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें ज्यादा ओपन होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ही उम्र की मेरी भी एक बेटी है, और शुरू श्रम में जब उसे ऐसी परेशानी हुई थी तो मैं ही उसकी केयर की थी, और अब जब तुम्हें ऐसी परेशानी हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा संकोच करना चाहिए, और तुम भी इस बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन फिर भी आंटी जी, कुछ ज्यादा नहीं हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो उठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। उन्होंने एक पोटली वहां पर रखी हुई थी। पारुल ने उसे पोटली की ओर देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। पारुल मुंह के बल लेट गई और शर्मिला जी ने उसे पोटली को उसकी बैक साइड पर रख दिया और हल्का सरप्राइज करके उससे बोली, अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, इसे काफी ज्यादा आराम मिलता है। हालांकि तुम इसके लिए पेन किलर ले सकती हो, लेकिन वह ज्यादा लेना भी ठीक नहीं होता। ये नुस्खे हम तब आजमाया करते थे जब आजकल की तरह मेडिसिन नहीं मिला करती थी। यह राइस है, इसे हिट करके कॉटन फैब्रिक में बांधकर अपने हिप और पेट पर रखने से काफी ज्यादा राहत मिलती है। क्या तुम्हें हल्का महसूस हो रहा है? सही, काफी ज्यादा यूजफुल है। पारुल में खुश होकर कहा, शायद उसे दर्द से आराम मिल रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर रास्ते में विहान से टकरा गया। बिहार में जब डॉक्टर को देखा तो उसने परेशान होकर उससे कहा, आर यू डॉक्टर, तुम यहाँ कहाँ से आ रहे हो?
क्यों क्यों, क्या तुम्हें शिवाय ने बताया नहीं कि उसकी बीवी की तबीयत खराब है? क्या सच में, क्या ऐसा सच में हुआ है? पर उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे तो तुमसे पता चल रहा है। क्या वह अभी ठीक है? डॉक्टर से सवाल करता है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और फिर बोला, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है और मैं भी अब वापस अपने खेलने के पर जा रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है। डॉक्टर विहान और शिवाय तीनों क्लासमेट थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि डॉक्टर उनके टच में बहुत काम रहता था और दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे, पर फिर भी दोनों तीनों की दोस्ती अभी भी कायम थी। डॉक्टर के चले जाने के बाद विहान गुस्से से बौखला गया। उसे शिवाय पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी बड़ी बात हो गई और उसने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। आखिर वह अपने आप को समझना क्या है। 1 घंटे बाद जब पारुल को बहुत ज्यादा आराम महसूस होने लगा तो वह धीरे से उठी और सीधा वॉशरूम में गई। वॉशरूम में पहुंचने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर बहुत अजीब है। वॉशरूम में कुछ ड्राइवर बने हुए थे जो देखने में बहुत अजीब थे। ना जाने उसके मन में क्या हुआ, उसने जल्दी से ड्रॉ खोल की। अचानक उसका ध्यान वहां लगी एक छोटी सी पर्ची पर गई जिस पर लिखा था, जिसमें तुम्हारे लिए कुछ है। उसने जल्दी से फोटो खोला तो वह एकदम से सन्न रह गई। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या है। पूरा ड्राइवर अलग अलग कंपनी की सैनिटरी पैड से भरा हुआ। वह हैरान थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज्यादा सैनिटरी पैड लाने की क्या जरूरत थी। उसे तो इतना ज्यादा की जरूरत भी नहीं थी। इनफैक्ट अगर वह 10 साल भी उसे करे तो वह खत्म नहीं होंगे। उसने जब रोड खोला तो उसे पर बड़ा सा एक और पर्ची लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि तुम जितने भी कंफर्टेबल फील करो मुझे बता देना, मैं और ले आऊंगा। पारुल ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। कोई इतना ज्यादा मेंटल कैसे हो सकता है? क्या वह बिल्कुल भी समझदार नहीं? क्या वह इतना बेवकूफ है कि उसे यह नहीं पता कि लड़कियों को इस चीज की इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं होती? हालांकि यह महीने में ज्यादा से ज्यादा 5 दिन के लिए आता है, तो क्या ऐसे में इतना ज्यादा जरूरी है? वह भूल गई थी कि वह उसे शख्स से नफरत करती है और वह उसे सैनिटरी को देखते हैं और फिर सोचती है कि यह कितने ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। इससे पहले वह जितने भी सैनिटरी उसे कर चुकी थी वह सबसे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव और अलग दिख रहे थे। शायद ये किसी बढ़िया शोरूम से लिए गए थे। आखिर अचानक उसके मन में न जाने क्या आया। उसने एक सैनिटरी उठाया और फिर उसका आरपी चेक करने लगी। जब उसने उसका रिटेल प्राइस देखा तो उसके हाथ से सैनिटरी छोड़कर फर्श पर गिर गया। एक पैकेट की कीमत 3000 रुपए थी। कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इतना एक्सपेंसिव भी यह हो सकता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।